8 लोगों की प्रदेश में हुई मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम बात करेंगे प्रदेश में हो रहे अवैध खनन और उसके चलते हो रहे हादसों की। दरअसल भिवानी के डाडम हादसे को अभी कुछ समय ही बीता है और इस मामले की जांच चल ही रही थी कि अब महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी से खनन हादसे की खबर सामने आई है। इस दर्दनाक हादसे में एक की मौत हो गई है जबकि कई लोग घायल हुए हैं। यानी प्रदेश में कुछ मजदूर फिर से खनन माफियाओं के अवैध खेल का शिकार हो गए। अब सवाल यह है कि आखिर किसकी मिली भगत से इतना भारी अवैध खनन हो रहा था। दिन रात गश्त की हुंकार भरने वाले पुलिस को आखिर खबर क्यों नहीं लगी? आखिर खनन माफियाओं को सूचना देने वाला कौन है? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन है? चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। भिवानी के डाडम हादसे को अभी कुछ समय बीता है और इस मामले की जांच चल ही रही थी कि अब महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी से खनन हादसे की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि खदान का अवैध रूप से खनन कर रहे मजदूरों पर 20 फीट लंबी चौड़ी चट्टान टूटकर गिरने से काम कर रहे 5 से 7 मजदूर उसके नीचे दब गए। मलबे में दबने से 4 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 4 मजदूर घायल हो गए। चौंकाने वाली बात यह है कि हादसे की जानकारी पुलिस को लगने से पहले ही खनन माफिया सभी मृतक और घायलों को लेकर कहीं फरार हो गया। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक अमला भी घटना स्थल पर पहुंचा। एसडीएम मनोज कुमार, तहसीलदार अजय कुमार, खनन अधिकारी, वन अधिकारी, डीएसपी नरेंद्र सांगवान समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो अवैध खनन करते समय पहले 3-4 मोटे पत्थर टूटे थे, जिससे खनन माफियाओं ने अलर्ट होकर भागना शुरू कर दिया। लेकिन उसी वक्त 20 फीट लंबी चौड़ी पूरी चट्टान टूटकर गिर गई, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आईं तो कई काल के गाल में समा गए। 1 जनवरी को भी भिवानी के खनन क्षेत्र डाडम में पहाड़ खिसकने से बड़ा हादसा हो गया था। इस दर्दनाक हादसे में भी 4 लोगों की मौत हुई थी। कल ही हरियाणा सरकार ने डाडम हादसे की जांच के लिए 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिसमें रिटायर्ड आईएएस एसएस प्रसाद को कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य भी कमेटी के सदस्य होंगे। भिवानी उपायुक्त के अलावा अन्य अधिकारी भी इसके सदस्य होंगे। यानी इस मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई थी कि नांगल चौधरी में कुछ मजदूर फिर से खनन माफियाओं के अवैध खेल का शिकार हो गए। अब सवाल यह है कि आखिर किसकी मिलीभगत से हो रहा था इतना भारी अवैध खनन? दिन रात गश्त की हुंकार भरने वाली पुलिस को आखिर क्यों नहीं लगी थी खबर? आखिर खनन माफियाओं को सूचना देने वाला कौन है? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन है? हर खबर के लिए नांगल चौधरी से रामपाल फौजी की रिपोर्ट। तो बिल्कुल आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि एक अहम जो बात देखने को मिली है वो ये है कि डाडम में इतना बड़ा हादसा हुआ। 1 जनवरी को हमने देखा किस तरीके से वहां पर पहाड़ खिसकने से 4 मजदूरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। 4 मजदूरों की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए थे और ऐसा लग रहा है कि उससे किसी तरह का कोई सबक नहीं लिया गया। और एक और नांगल चौधरी में एक बड़ा हादसा हो गया। जो पुलिस पुष्टि कर रही है वो 1 की मौत बता रही है। पुलिस का कहना है कि 1 मजदूर की मौत हुई है और कई लोग इसमें घायल हुए हैं। हालांकि इससे पहले यह भी सूचना आई थी कि 4 लोगों की जान गई है, लेकिन क्योंकि पुलिस जो आधिकारिक बयान दे रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि सिर्फ 1 व्यक्ति की मौत हुई है। लोग ऐसे हैं जो इस दर्दनाक हादसे में घायल भी हुए हैं। हालांकि जैसे ही पुलिस को इस बारे में सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन है? क्यों बार बार ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं? और जो आज हम सवाल पूछ रहे हैं उसमें कई अहम सवाल हैं। सवाल यह भी है कि आखिर क्यों ये अवैध खनन का जो खेल है वो लगातार जारी है? डाडम हादसे के बाद प्रशासन आखिर क्यों नहीं जागा? सवाल यह भी है कि आखिर कब लगेगी अवैध खनन पर रोक
और इसके साथ ही सवाल तो यह भी है कि किसकी मिलीभगत से ये अवैध खनन प्रदेश में हो रहा है। गश्त की हुंकार भरने वाली पुलिस इस बारे में जानकारी क्यों नहीं जुटा पाई, और सवाल यह भी है कि कौन देता है। हर एक जो परिजन है उनके लिए मैं सहानुभूति भी रखता हूं, उनको संवेदनाएं भी अपनी प्रकट करता हूं, लेकिन एक चीज को समझना पड़ेगा कि ये जो अवैध खनन का एक बहुत बड़ा सिस्टम चलता है, वो सिस्टम कोई ऐसा नहीं है कि आज पैदा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल करना और उसको बार बार चेक में रखना प्रशासन का काम है। उसके लिए लेजिस्लेशन और लेजिस्लेशन के माध्यम से प्रशासन को ये बताना कि क्या क्या उन्होंने करना है, ये सरकार का दायित्व होता है। अनलेस एंड अनटिल ये बात हो कि प्रत्यक्ष रूप से सामने ये नजर आए कि सरकार और लेजिस्लेटिव में से, सरकार में से या लेजिस्लेटिव में से जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, चाहे वो किसी के भी पार्टी के हों, उनमें से कुछ लोग इसमें शामिल हों। जब तक ये सामने नहीं आता तब तक आप ये नहीं, इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि इसमें लेजिस्लेशन की है। एक चीज। दूसरी चीज जो सबसे बड़ा फैक्ट है, अगर हम चाहें बात करनी तो हम बात ये कर सकते हैं कि मैं आपको आंकड़े दे सकता हूं कि कितने केसेस कब हुए। लेट्स से कि हम बात करें 2010-11 से बात करना शुरू करूं तो मैं आपको हर साल के आंकड़े दे सकता हूं और ये स्पष्ट कर दूं कि 2013-14 में से जब हमारी सरकार आई तब अभी तक लगभग कोई 26,000 केसेस जो हैं छोटे बड़े अलग अलग जगह हमने एक्शन लिया है, हमने केसेस उनको लिए हैं, फाइल करा है। इस साल भी लगभग 1640-42 के करीब नवंबर तक मामले ऐसे सामने आए जिनके ऊपर कार्रवाई के लिए हमने काम करा। मैं जो मोटी बात इस समय करना चाहता हूं वो ये है कि एक जो सिस्टम को आप अवैध चीजों का जो सिस्टम जो पहले छत्र छाया में चलता था उसको जब आप तोड़ने जाते हैं तो आपको बहुत सारा विषय सामने आ जाता है। जैसे अभी पंजाब में सामने आया ईडी की रेड में, वहां पे मुख्यमंत्री के अपने घर में ही ये सिस्टम चल रहा था। तो ये जो विषय है ना, ये सामने आपके आते हैं। ऐसे ही खनन माफिया की बात पंजाब में भी बहुत खुल के आई, लेकिन मैं आपको इस समय ये आंकड़ा दे सकता हूं कि लगभग 1500-2500 केसेस के करीब ये आपका एवरेज थी 11-12-13 की पूरे उस समय। और उस समय से अभी तक 11-12 से लेकर अभी तक 30,000 से ऊपर केसेस इन विषय में रजिस्टर हुए। तो इसका मतलब ये होता है कि मोटा मोटा 4,000 के करीब केसेस 11-12-13 के हैं और 13-14 से लेके आज 2022 में 21-22 में दिसंबर 2021 तक का अगर मैं आंकड़ा लूं तो 30,000 के करीब केसेस रजिस्टर हुए, उसके ऊपर चल रहा है। तो मेरा कहना मात्र इतना सा है कि चाहे आप रेवेन्यू के हिसाब से देखें कि रेवेन्यू कितना सरकार ने कमाया, या आप केसेस के हिसाब से देखें, दोनों के आंकड़े यही सजेस्ट करते हैं कि इस माफिया या इस लोगों के या ऐसा काम करने वाली प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ या सिंडिकेट के खिलाफ ये सरकार बार बार काम कर रही है। हाँ, इतना जरूर मैं मानता हूं कि जो कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल की बनी हुई थी और जो पुलिस और डीसी को देखना चाहिए, उनकी निगरानी और पैनी होनी चाहिए। वो क्यों नहीं हुई ये देखना पड़ेगा, वो जांच से ही सामने आएगा। मलिक साहब, पहला सवाल तो ये, आपने कहा कि इसमें किसकी मिलीभगत है ये भी हमें देखना होगा, कौन इसमें शामिल है ये भी हमें देखना होगा। तो सर, सरकार आपकी है, प्रशासन आपका, जिम्मेदारी किसकी? पहला सवाल सर, मेरा सवाल सुन लीजिए। पहला सवाल, जिम्मेदारी किसकी है? दूसरा यह है कि आप, ठीक है, आप कांग्रेस को कोसिए, आपको अधिकार है सर, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कब तक आप कांग्रेस को कोसते रहेंगे सर? बार बार मैं ये सवाल पूछता हूं सर बीजेपी के प्रवक्ताओं से कि आप कब तक कांग्रेस को कोसते रहेंगे और कांग्रेस की आड़ में कब तक आप अपनी कमियों को छुपाते रहेंगे सर? आप कांग्रेस के आंकड़े गिनाइए मुझे कि कांग्रेस के शासनकाल में क्या हुआ था, कितना रेवेन्यू आया करता था, अब कितना रेवेन्यू आ रहा है। लेकिन सर 15 दिन के भीतर भीतर 2 बड़े हादसे हो जाते हैं सर, इस पर भी तो जवाब दीजिए। बात करता हूं और इसके लिए हम लोग
बिल्कुल एक तरीके से इसको हम लाइटली नहीं लेंगे, किसी भी हालत में लाइटली नहीं लेंगे। लेकिन मैं जो बात आपको कर रहा हूं, एक तो ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस को कोसने का कोई औचित्य नहीं है। एक्सपेंडिचर जो हो चुका है, जो नुकसान पड़ चुका है, लेकिन सर अगर आप 11-12 का जिक्र करेंगे तो 2011-12 में तो कांग्रेस ही थी, तो इसका मतलब तो संकेत साफ है कि आपके इशारा आपका किधर है, इसका तो मैं भी समझ रहा हूं। आप सुनिए एक मिनट जी। देखिए, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की दूरी क्या है, तो आप यही कैसे आकलन करेंगे आपने कितना रास्ता कवर करा। तो ये बताना सिर्फ कि उस समय का परिदृश्य क्या था इस विषय पे, आज का परिदृश्य क्या है, ये मात्र उतना सांकेतिक है। मेरे को कांग्रेस जो ऑलरेडी खर्चा हो चुकी, जिसका कुछ लेना देना नहीं, उसके ऊपर मेरे को समय व्यर्थ करके कोई बात नहीं करनी। लेकिन मैं जो आपको विषय सामने रख रहा हूं, ये सिर्फ सांकेतिक है, ताकि एक जो उसका विषय और उसका विकार है उसको समझा जाए। एक बात। दूसरी चीज जो आप बार बार बोल रहे थे, मैं आपको बता दूं कि 2010, 11, 12, 13 इनमें जो अंदाजन रेवेन्यू इस पूरे विषय से आता था, ये माइनिंग से, जैसे 2011 में था 78। देखिए मलिक साहब, आप इतने बड़े नेता हैं सर, आप इतने बड़े प्रवक्ता हैं, इतना तो आप भी जानते हैं सर कि देखिए रेवेन्यू एक अलग चीज है, लेकिन जो हादसे हो रहे हैं वो एक अलग बात है। हादसे होना दुखद बात है, रेवेन्यू आ रहा है अच्छी बात है सर, लेकिन जी मलिक साहब, लेकिन जो देखिए रेवेन्यू का हादसों से कंपैरिजन करना ये जायज है क्या? आप खुद बता दीजिए सर। मैं मान लूंगा आपकी बात। मैं किस संदर्भ में बता रहा हूं वो आपको कर रहा हूं कि आपको एक तो रेवेन्यू इसलिए बता रहा हूं कि जो पॉलिसी है और रेगुलराइजेशन, ताकि सरकार का स्टेट का रेवेन्यू स्टेट में रहे, अवैध खनन का ब्लैक मार्केटिंग जो होता है वो ना हो। लेकिन जिस प्रकार से ये नई पॉलिसीज वगैरह आई हैं, 2015 का ऑल्ट्रेशन, 2017 का ऑल्ट्रेशन, उसके अंदर सरकार भी अपनी तरफ से कुछ योगदान इन मजदूरों के लिए करती है, सेफ्टी के लिए कर रही है, वो चीजें बढ़ा रही है। एक ऑर्गेनाइज सिस्टम हाथरॉन की तरफ से भी ई ऑक्शन का भी चालू हुआ है, ई टेंडरिंग का भी चालू हुआ है, उसमें जब्त होने भी ज्यादा हो गए हैं। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं, कोई ऐसी चीज नहीं मैं बोल रहा जो वास्तविकता में नहीं हुई हो कि जी हम सोचेंगे हम करेंगे, ऐसा नहीं, हम कर रहे हैं और उसका इफेक्ट ये है। मैं तो आपको ये समझाया, ये बताया। ठीक है मलिक साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। राय सिंह जी, देखिए मलिक साहब पूरा डाटा लेके बैठे हैं, वो आंकड़े भी बता रहे हैं कि 2010 में क्या होता था, 2011 में क्या होता था, 2012 में क्या होता था, आपके समय में कितना रेवेन्यू आता था, अब कितना रेवेन्यू आ रहा है। आपके समय में जो हादसे होते थे उनको आप किस तरीके से ट्रीट करते थे, अब जो हादसे हो रहे हैं उनको हम किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं सर, क्या कहेंगे आप? हरियाणा प्रदेश में उठाया है भाजपा की जो गठबंधन सरकार का चेहरा है, वो लूट झूठ और फरेब का एक ऐसा चरित्र है जो पिछले 7 वर्षों से एक बार नहीं दर्जनों से अधिक बार उसका सामना जनता ने किया है। आप देखिए, 2 बातों पर आप पक्ष रखेंगे। सबसे पहली बात कि चाहे इन 2 सालों की हम बात करते हैं, अवैध रजिस्ट्री का मामला हो, कोई कार्रवाई नहीं की गई जी। शराबबंदी में शराब की तस्करी करोड़ों रुपए की, कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोरोना में प्राइवेट हॉस्पिटलों के साथ मिलकर सरकार के लोगों ने अवैध वसूली की लोगों से, कोई कार्रवाई नहीं की गई। एसएससी एचपीएससी के पेपरों में जिस प्रकार सरेआम रिकॉर्ड बनाया गया, पूरे देश दुनिया में देखा, कोई कार्रवाई नहीं की। व्यापारियों का धंधा छोड़ करके लगातार जीएसटी बढ़ाकर कोई कार्रवाई नहीं की। झूठ पर झूठ बोलकर इन्होंने जिस प्रकार एमएसपी पर किसानों के साथ कमजोर सरकार किसान किया है, कोई कार्रवाई नहीं की। ये वो लोग हैं जो हर बार मलिक जैसे लोगों को, हमारे मित्रों को बैठाकर भटकाना चाहते हैं मुद्दे से। आते हैं बात आज के मुद्दे पे। देखिए, जहां तक ये खनन का मामला है, हरियाणा का ज्योग्राफिकल पिक्चर आप अपने माइंड में रखिए शर्मा जी, कि हरियाणा के हमारे उत्तर में यमुनानगर इलाका है। मैं यमुनानगर इलाके से आता हूं और देखिए आप, यमुनानगर इलाके के अंदर माइनिंग अवैध दंगल लगातार 7 वर्षों से जारी है। जहां पर सरकार बताती है कि यहां से माइनिंग की जाए, वहां पर केवल पिक्चर में दिखाया जाता है। वास्तविकता के रात के अंधेरे में जो पॉइंट लिए गए हैं उनको छोड़कर अवैध माइनिंग होती है और सरेआम
70 से अधिक प्रतिशत सरकार के यहाँ पर। ठीक है मलिक साहब, लौटूंगा मैं आपके पास, आऊंगा मैं आऊंगा। हाँ, दूसरी बात देखिए, लगातार जो बात है, जो मलिक साहब कह रहे हैं, मलिक साहब को मलिक साहब मैं लौट रहा हूँ। नहीं मलिक साहब की मत बोलिए, मलिक साहब तो कह रहे। हाँ मलिक साहब मैं लौट रहा हूँ, जैसे वो अपनी बात पूरी करेंगे मलिक साहब मैं आप ही के पास। मलिक साहब को कहो बोलिए, अपनी आदत को सुधारे, अपनी आदत को सुधारे मलिक साहब कृपया। हाँ बोलिए बोलिए। बात है मलिक साहब कह रहे हैं, बोला ही नहीं, मैंने तो एंकर से बात करी। आप नहीं आप क्यों कर रहे हैं? मेरी बात को सुनो, बात करी आप पहले मेरी बात को सुनो, आपके झूठ ठीक है होगा। राय सिंह जी समय बर्बाद नहीं करना। देखिए वो चुप हो गए, वो इंतजार कर रहे हैं और मैं मौका दूंगा मलिक साहब को अपनी बात रखने का। वो जवाब देना चाहते हैं आपकी बात का। मैं आऊंगा आपके पास मलिक साहब, थोड़ा सा आप इंतजार करिए। राय सिंह जी बोलिए बोलिए बोलिए। शर्मा जी, जिस प्रकार मलिक साहब ने कहा कि हमने मामले दर्ज किए, मामले दर्ज करते हैं ये बड़ा एक छोटी सी धारा के तहत परिंदों के खिलाफ मामला दर्ज करते हैं। आज तक न परिंदे को पकड़ा गया, और मालिक कौन है मैं मालिकों का भी खुलासा करूंगा। उसके बाद दूसरा इलाका आता है भिवानी का, 1 जनवरी का हादसा आपने देखा पूरे हरियाणा में, उसके लिए संवेदनाएं हैं। और आज जो हादसा आपने देखा है नांगल चौधरी में, और उसके साथ साथ फरीदाबाद का जो सोनीपत इलाका है, कि हरियाणा के 4 इलाके हैं जहां पर सरकार के लोग मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठकर क्या होता है कि किसको कहां कितनी आवाज वसूली करनी है तो कौन कितना अधिक धन देगा। अरे मेरे साथ हरियाणा के जो फंड मंत्री है कौन है? मूलचंद शर्मा जी हैं। उनके समझी कौन है? नांगल चौधरी से कौन विधायक रहे, उस इलाके से कौन नेता है? उन सब की खबर से करोड़ों रुपए प्रतिदिन सब वसूली होती। और 7 साल से आप बात करते कार्रवाई से, कौन सी कार्रवाई की आपने? कौन सी कार्रवाई रखी आपने? आप केवल बताना चाहते हो हरियाणा का पूरा सीएम कार्यालय से बैठकर ऑपरेट होता है, चाहे उसी के मामले हो चाहे अवैध वसूली के हो। ये क्या होता है कि किसको कितना लूटना है? मुख्यमंत्री का आप पंजाब के मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं राय सिंह जी। अरे आप मुख्यमंत्री कार्यालय राय सिंह जी मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर। राय सिंह जी मेरा सवाल तो सुन लीजिए। देखिए आरोप लगाने भर से कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास इतने तथ्य हैं, अगर आपके पास इतने सबूत हैं जो आप दावा कर रहे हैं सर, ठीक है ये हादसा हो गया, उसके बाद आपको भी इस बात की याद आ गई, आप इसको पहले आप सामने रखते ना, आप मुख्य विपक्षी दल होने का अपना फर्ज निभाते, इससे पहले इस बात का पर्दाफाश करते, पहले आप खुलासा करते तो हम भी मानते आपको। लेकिन अब आप बता रहे हैं टीवी चैनल पर बैठकर कि वहां पर कैसे हो रहा है, क्या हो रहा था, किस किस की मिली भगत में। और इतनी सारी जानकारी आपके पास है सर, तो आपके पास बहुत सारे अधिकार हैं, उनका उपयोग करिए ना। मैं सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। शर्मा जी, हमारे नेता ने, तुम्हारी सैलजा जी ने पूरे हरियाणा की बात को उठाया था चंडीगढ़ में। हमारे विपक्ष की नेता रही किरण चौधरी जी ने सदन में उठाया था, और इनके खुद के एमपी ने जिन लोगों का नाम लिया है, जिन लोगों पर आरोप लगाए हैं, इन्होंने जांच क्यों नहीं की? क्योंकि वो इनके कमाऊ पूत है, वो इनका धंधा दे रहे हैं लूट कर, और लूटने का सारा जिम्मा नागपुर से होता है। के जो लोग हैं जिन्होंने पूरे हरियाणा को लूटने का केंद्र बनी है, चाहे कोई भी कार्य हो उसमें सबसे ज्यादा इनकी होती है। जब जांच होगी इनकी तो पर्दाफाश होंगे, लेकिन जांच कौन कराए? अगली चौपट राजा। हालात ये है कि लगातार लोगों को बहकाया जाए, दाएं बाएं की बात करे जाए, सच्चाई के सामने। अरे मलिक साहब तो आपकी सरकार है, प्रशासन आपका है, मंत्री आपका है, सचिव और दूसरे अधिकारी आपका है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते आप? क्यों नहीं पकड़ते उनको? 2011-12 के हाथ से लेकर आप क्या दिखाना चाहते हो कि 7 साल से जो आप लूट रहे हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? ठीक है मैं आता हूं आपके पास। राय सिंह जी आ रहा हूं मैं आपके पास। सुखबीर जी देखिए, सवाल उठाना बहुत आसान काम है, सवाल हम किसी के ऊपर भी उठा सकते हैं, लेकिन सच तो यह है ना कि अवैध खनन का खेल कोई ऐसा तो है नहीं कभी चल रहा है, ये तो बहुत पहले से चल रहा है सर। दशकों तक आपने भी राज किया है इस प्रदेश के ऊपर, तो आपने भी तो कोई ठोस कदम ऐसा नहीं उठाया ना ताकि ऐसी नौबत आज ना आती। देखिए, जिस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल के सेवा काल में इस प्रकार का कोई खनन में इस तरह से मौतें नहीं हुई, ये तथ्यों की बात है। आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि प्रदेश में जो 15 दिन के अंदर दूसरी बार ये घटना हुई है। निसंदेह ये हरियाणा प्रदेश में व्याप्त जो जंगल राज चल रहा है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उसका एक परिणाम है। जिस तरह से अगर मैं इसके साथ एक बात अन्यथा भी जोड़ूं कि जिस प्रकार से एसपीएससी में एक एचसीएस ऑफिसर
सरकार के संरक्षण में जिस प्रकार से घोटाला किया, जिस प्रकार से करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई, और इसके अलावा कल जिस प्रकार से एक एचसीएस अधिकारी और एक तहसीलदार की जिस प्रकार से रेड हैंडेड वो गिरफ्तार हुए, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम चल रहा है हरियाणा सरकार में, सरकार के संरक्षण में अधिकारियों को पूरी छूट है, जितना लूट सको उतना लूटो, ये प्रत्यक्ष के प्रमाण है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का तो अतीत का इतिहास है, ये तो आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग हैं। जिस प्रकार से कोविड में, जिसका कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी जिक्र किया, जिस प्रकार से शराब का घोटाला हुआ और बिना दांत नाक की जो एससीटी बनाई, आज कहां है 2 साल के बाद उसकी रिपोर्ट कहां है? ये समझने की बात है। जिस प्रकार से रजिस्ट्री का प्रदेश में घोटाला हुआ, उसमें जिन अधिकारियों को एक आंख पहुंचने के लिए सस्पेंड किया गया था, वो उससे भी ज्यादा बेहतर जगह 3-3 जगह के प्रभार लगा दिए गए। निसंदेह पूरी की पूरी सरकार, अतीत में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वो भी, और आज जो गठबंधन की सरकार है, पूर्णतः भ्रष्टाचार में लिप्त है और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है। और निसंदेह डाडम का और ये नांगल चौधरी का जो हादसा है, ये अपराधियों को और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसके अलावा जो रमन मलिक मेरे बड़े मित्र हैं, इन्होंने जिस प्रकार की अपने वक्तव्य में बात करी, इन विषय से संबंधित कुछ नहीं बोला, इन्हें पता ही नहीं विषय क्या था और ये क्या बोले, जिम्मेदार कौन? भाई अपनी जिम्मेदारी लो, और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं आप उन पे कार्रवाई करके अगर बात रखते तो ठीक है। आप आंकड़े आपके बहुत बढ़िया हैं। आंकड़ा मैं आपको एक बता दूं, निरंतर 12 वर्ष तक मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से व्यापम का घोटाला हुआ, उसमें सारी की सारी व्यावसायिक शिक्षा और सारी की सारी नौकरी 12 साल तक जिस प्रकार से इन लोगों ने लूटी, ये वही लोग हैं। निसंदेह हरियाणा प्रदेश को और हरियाणा प्रदेश के आम जनमानस को जिस प्रकार से इस प्रदेश में लूट हो रही है, उन लूट के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। और अब तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं रही। अब इनकी जिम्मेदारी है, आप 8 साल से सरकार में हैं, आपकी जिम्मेदारी है। आखिर आपके शासन काल में जिस प्रकार के अपराधी पनप रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते 11-12 में क्या हो रहा था, 13-14 में क्या हो रहा था। अब निरंतर 7.5 साल के करीब आपका शासन हो गया, इन पिछली बातों से कोई लेना देना नहीं है। आपने क्या किया? आप ये नहीं कह सकते कि उसकी कमीज काली मेरी ज्यादा सफेद, उस बात का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। आपने 7.5 साल में क्या किया उसका ब्यौरा दे। निसंदेह आपके संरक्षण में भ्रष्टाचारियों को संरक्षण मिल रहा है और भ्रष्टाचारी इस प्रदेश को लूट रहे हैं। और ये कई उदाहरणों से ये बात पूर्णतः स्पष्ट हो गई है। जब थानों से शराब चोरी हो जाए, L2 के गोदामों में शराब चोरी हो जाए, एससीटी में क्या हुआ बताएं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर। एससीटी की जो विषय सुखबीर जी जवाब ले लेते हैं, और इनका जो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं मलिक साहब। ठीक है, हाँ जवाब ले लेते हैं मलिक साहब। पहले तो मैं जरा इनको अर्जुन जी को बताऊं कि यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई लगभग जो अभी चल रहे हैं केस, वो 536 केस हैं और 17 करोड़ से ऊपर का जो पेनल्टी है वो इस समय उगराई जा चुकी है। इस साल की पेनल्टी मेरे ख्याल से 100 करोड़ से ऊपर हो जाएगी या हो चुकी होगी। दूसरी चीज, अभी इन्होंने नाम भी लिए, आरोप भी लगाए। मेरा इनसे करबद्ध निवेदन है कि हम अपनी अपनी पार्टी में हैं, बिल्कुल ठीक, लेकिन प्रदेश के हित में, देश के हित में, स्वच्छ राजनीति के हित में मैं इनसे आह्वान करता हूं कि अगर कोई भी तथ्य हैं तो उन तथ्यों को लें। कोई आरटीआई डाल के और तथ्य मांगे होंगे वो भी बताएं, ताकि ये पता लगे कि ये सिर्फ जबानी जमा खर्च के बजाय एक्चुअल में कोई इसके तथ्य हैं जिसके बेसिस पे ये आरोप लगा रहे हैं। वरना तो बात वही हो जाएगी कि जितना जो ये फैक्ट आता है कि कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, वही बात रहेगी, क्योंकि हर बात में करप्शन करते हैं। दूसरी बात, ये इनको आदत ये है कि जैसे इनके घर में 10 जनपद से सारा कुछ चलता है कि हर चीज कभी दिल्ली बोल दो, कभी नागपुर बोल दो। मतलब ये अपने आप बोलते हैं ना कि सावन के अंधे को हमेशा हरा नजर आता है, तो वो वाला काम
आप जैसे प्रवक्ता ना करें तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी चीज एक और बात ये कह रहे थे अभी करप्शन की आईएनएलडी वाले, तो वो मैं सिर्फ उनको यही याद कराना चाहूंगा कि करप्शन का और इनका तो प्रमाणिक कोर्ट के माध्यम से भी प्रमाण हो चुका है कि क्या करप्शन इनके पास है और क्या कॉरपोरेशन इनके पास है। और एक लास्ट छोटा सा पॉइंट जो इस पूरी अभी तक सवाल जवाब हुए उन पे मैं बोल दूं, फिर आपके सवाल का जवाब देता हूं कि एक विलिंगनेस जो है वो इस सरकार ने, मनोहर लाल जी ने करके दिखाई है कि किस तरीके से बार बार उनके ऊपर जो भी काम होता है, ऐसा नहीं है कि 302 धारा बन गई आईपीसी में तो इस देश के अंदर कत्ल होने बंद हो गए, लेकिन उस धारा का उपयोग करके उन अपराधियों को पकड़ना और उन पे एक्शन लेना और कोर्ट के अंदर जो पर्चा है वो दर्ज करना, उसके बाद न्यायपालिका का काम है। न्यायपालिका के काम के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हस्तक्षेप नहीं कर सकती और जो करती है वो औंधे मुंह गिरती है। तो ये तो अभी तक के जो इन्होंने सवाल जवाब करे उनका है। अब आप अपना सवाल पूछे, मैं उसका जवाब देता हूं। मलिक साहब, सवाल मेरा ये है कि जब डाडम में हादसा हुआ था तो आपने सुना होगा खनन मंत्री को, उनका यह कहना था कि यहां पर किसी तरह का कोई अवैध खनन नहीं हो रहा था, खनन जो हो रहा था वो पूरी तरीके से वैध था, अगर कुछ गलती हुई तो हम उसकी जांच करा रहे हैं। जांच आप करा रहे हैं, ये बात सच है। कल ही एक 8 सदस्यीय कमेटी आपने गठित की है उसके लिए, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो आज हुआ है ये अवैध खनन था या वैध खनन था? देखिए, इसकी जानकारी जब तक इसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं होगा और वहां से रिपोर्ट लेके अधिकारी और मंत्री साहब इसको नहीं देखेंगे, तब तक मेरे को यहाँ बैठ के ये टिप्पणी करना कि ये वैध है वैध क्या है, वो मेरे ख्याल से उचित नहीं है किसी के लिए भी, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। अगर लेकिन ये तो आपको ही पता होगा ना मलिक साहब, अभी 2-3 दिन पहले एक ऐसी खबर सामने आई थी कि एक पुलिस का जवान जो है वो खनन माफिया को सूचना देता पाया गया सर। तो आप ये देखिए, और उसके बाद ही 2-3 दिन के बाद ये बड़ा हादसा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुखबिर तो है। मैं वही आपको एक चीज बताता हूँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुखबिर तो है सर, और गड़बड़ी हो रही है। के मित्र ने भी बोला था, मेरे और जो लूप होल से आप उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं, ये बात तो मानिए। नहीं, मेरे आईएनएलडी से जो मित्र हैं उन्होंने बड़ा एक आरोप लगाया था कि जी ये ऐसे पकड़ा गया, ये वो हो गया। अरे अगर हमारा आशीर्वाद लेके कोई गलत काम कर रहा है तो हम उसको क्यों पकड़ेंगे भाई? लेकिन अगर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती है इस प्रकार की, आपको भी अगर लगता है तो आप, चाहे वो सीएम विंडो है या आप डायरेक्ट सीएम साहब को ट्वीट करें, देखिए उस पर एक्शन होता है। अब बात यहां आती है कि हम तो अपना काम कर रहे हैं, उनको पकड़ते भी हैं और उनके ऊपर जो धाराएं लगनी चाहिए वो लगा के उनके ऊपर केसेस भी फाइल करते हैं। यहां तो ये आलम था, जो लोग आज प्रवचन दे रहे हैं उनका आलम ये था कि वो तो घर से बैठ के बोलते थे ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा, और बाकी सब मेरा। ये तो जो सिद्ध है, हरियाणा ने देखा हुआ है। तो बात वही आती है कि जो एक्शन ले रहा है, अगर हमने कोई ऐसी चीज करी है जिसके ऊपर आप हमारे लिए आरोप लगा रहे हैं कि जी हमने उसको शह दी हुई है, तो हम अपने लोगों को क्यों पकड़ेंगे? हमारे को फजीयत कराने का क्या शौक साहब? लेकिन ठीक है, बात यही आती है कि जो गलत करेगा वो इस सरकार में पकड़ा जाएगा और यहाँ ये भेद नहीं होगा कि ये अपना है ये पराया है। जो गलत होगा वो जेल में होगा। राज सिंह जी, आपको हंसी क्यों आ रही थी? आप हंस रहे थे अभी। देखिए, हाँ मैं आ रहा हूँ तंवर साहब, आ रहा हूँ मैं आपके पास, इसके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। जी, हमारे बड़े भाई बड़े मित्र के मलिक साहब के प्रश्न सुनकर कोई भी हरियाणा प्रदेश का व्यक्ति हंस सकता है, जिन्होंने एक बार भी अपनी जिम्मेवारी का एहसास नहीं कराया और शब्दों के आधार पर जिन गोल गोल बातें की, ऐसे वक्तव्यों को देखकर सहज रूप से कोई भी आ सकता है। देखिए, जहां तक इन्होंने कहा कि सरकार ये कह रहे हैं कि भाई कोई भी तथ्य आपके पास हो, अगर सरकार ये कहे मलिक साहब कि हम जांच नहीं कर सकते निष्पक्ष और हम किसी प्रकार से अपराधी को नहीं पकड़ेंगे, तो हम तैयार हैं तथ्य देने के लिए भी, लेकिन पहले आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि सरकार की कार्यवाही क्या रही। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि हमारा सीएम विंडो, अरे आपके सीएम विंडो का रिकॉर्ड, उसका पूरा रिकॉर्ड, कार्रवाई तो तब होगी ना राय सिंह जी, भाई कार्रवाई तो तब होगी ना जब आप कुछ दोगे। बिना
सबूत दिए कार्रवाई कैसे हो जाएगी? आप कह रहे हैं जब आप कार्रवाई करोगे तब सबूत देंगे। शर्मा तो उल्टी बात कर दी ना शर्मा आपने। जी, जब शर्मा जी इनके खुद के मेंबर पार्लियामेंट ने माननीय धर्मवीर जी ने लिख कर दिया है, इन्होंने कार्रवाई की है क्या उनकी बात को झूठ मानते हैं? सदन में हमारी नेता किरण चौधरी जी ने लिख कर दिया है, क्या उनकी जांच की है? हमारी नेता जो चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो जांच की है क्या? जो धर्मवीर सिंह ने कहा था वो तो मलिक साहब कह ही रहे हैं, वो तो खुद भी कह रहे हैं इस बात को ना, वो तो खुद भी कह रहे हैं कि भाई अगर मिली भगत है भी तो उसकी जांच होनी चाहिए, ये बात तो खुद भी कह रहे हैं। हाँ, अब रही बात, मैं एक चीज आपको कह सकता हूं कि ना तेरा, अरे तुम्हारा तो केवल एक धारणा है मलिक साहब कि ना तेरा सब कुछ जाएगा नागपुर डेरा। आपके हालात ये हरियाणा के कि हरियाणा को लूट लो, हरियाणा का कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी तरीका हो, आपने केवल लूट केंद्र बनाया हो सकता है। और रही बात, आप प्रभावित हो गए हो, जहां तक मुख्यमंत्री के हो सकता है प्रभावित हो गए हो कि मुख्यमंत्री ये के जो कांग्रेस नहीं है संवाद का तरीका है, ये कांग्रेस मुख्यमंत्री नहीं के पास है। शिकायत भेजो आपकी, अरे मुख्यमंत्री के उस कार्यवाही को जाएगा या एक परिवार के पास सब कुछ जाएगा, ये कांग्रेस नहीं है। यहाँ तो सेवा का भाव है, कभी कार्यवाही नहीं हुई है, भाव नहीं है। हजारों एप्लीकेशन आज भी पड़ी है, उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती। मैं तो आपसे लोग परेशान है, हताश है। आप यहाँ पर बैठ कर कर रहे हो, तो आप जैसे लोगों से केवल हमें वो एक उम्मीद है कि आप भाष्य कलाकार हो सकते हैं, आप तमाशबी हो सकते हैं, आप जादूगर हो सकते हैं, लेकिन प्रशासक नहीं हो सकते और सख्त कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप सब बिके हुए लोग हैं। आपका एजेंडा है हरियाणा को लूटना है, लूट कर केवल और केवल मुख्यमंत्री कार्यालय से वहां पर स्टेप लगाकर आपको नागपुर भेजना है, ताकि पूरे देश के अंदर आपका झूठा प्रचार चलता रहे। आपकी सरकार की जो आपकी सरकार का तरीका है, मेरे ख्याल से राज सिंह जी को आवाज नहीं पहुंच रही, उसका प्रचार प्रसार होता रहे। नहीं मलिक साहब, आवाज अगर उनको पहुंचेगी तो वो सुनेंगे भी नहीं ना आपकी, उनको तो क्योंकि अपनी बात कहनी है। चलिए बोले मलिक साहब, फिर मुझे जाना, तमर साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मैं आ रहा हूँ तमर साहब, आप ही के पास आ रहा हूँ, इसके बाद में आप ही के पास आ रहा हूँ। मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा कि साहब अगर कोई भी तथ्य है तो कंप्लेंट दर्ज करते हुए कितनी देर लगती है? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है वो इसीलिए बना है कि चुने हुए नुमाइंदे अगर कोई गलती कर रहे हैं, अगर कहीं करप्शन कर रहे हैं या उनके परिवार पे प्रूफ होता है, क्विड प्रो क्रो है, तो आप उस तथ्यों के साथ फाइल क्यों नहीं करते हैं? हाँ, वही सवाल मैंने भी किया। बिल्कुल सही बात है, सीएम को देते हैं, बिल्कुल आप सीधे पुलिस में कंप्लेंट डालिए, आप कोर्ट में केस डालिए। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में 153 का करके या 356 का करके डालिए कि जी अगर नहीं पुलिस भर्ती करती केस। नहीं, बिल्कुल सही बात है, यही मैं कह रहा था। नहीं पता तो हिंदी मैं आ रहा हूँ आप दोनों के पास, और वो केस का बना के दे देगा। राज सिंह जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। मलिक साहब, मैं आपके पास भी लौट रहा हूँ। तमर साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं सर, बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं जी। तमर साहब बोलिए। देखिए जी, जिस प्रकार से मलिक साहब ने कहा कि आरटीआई में लें, सीएम विंडो लगाएं, मैं बहुत ही विनम्रता से पूछना ये चाहता हूं, क्या इस प्रदेश में आरटीआई और सीएम विंडो के अलावा क्या प्रदेश सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि भाई जिस प्रकार से हादसे हो रहे हैं, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार फल फूल रहा है, उनको रोकने की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? इसके अलावा जिस प्रकार से इन्होंने आरोप लगाया और यह जो भी रहा, जो एचसीएस अधिकारी एचपीएससी में थे, आखिर एक अधिकारी की गिरफ्तारी से क्या होगा? जो उसको संरक्षित कर रहे थे, आखिर ये बताएं कि जिस प्रकार के नाम कई राजनेताओं के भी आए थे, उनके खिलाफ क्या हुआ? इसके अलावा जो ये भी कह रहे थे, जांच तो चल रही है ना उस मामले में, उस मामले में जांच चल रही है। और जिन लोगों की तमर साहब सुन लीजिए, वो जांच, वो एक केस था दर्ज होके एक आदमी को पकड़ के अंदर डाल दिया, वो जुडिशियल में चला गया। अब कोई इसमें जांच नहीं चल रही है, जांच समाप्त हो चुकी है। आप चीजों का हशप ना करें, कृपया मेरी बात सुने। जब एक किसी भी एक्यूज को गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो जुडिशियल चला जाता है, जांच समाप्त हो जाती है, उसके बाद कोई जांच नहीं बचती। आप समझ लें इस बात को। अच्छा। इसके अलावा मैं कहना ये चाहता हूं, जिस प्रकार से अवैध खनन की बात हुई, आज की जो रिपोर्ट है उसमें कम से कम नांगल चौधरी में 10 अवैध खनन के विषय हैं जो इनको नहीं पता है, क्योंकि इनकी सरपरस्ती और इनके संरक्षण में चल रहे हैं। अब मैं बात करता हूं, जिस प्रकार से इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया, ये शायद भूल गए हैं कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान बंगारू लक्ष्मण साहब
जो ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे और सजा उनको भी हुई थी। शायद इनको किसी दूसरे पे आरोप लगाने से पहले समझना चाहिए कि इनके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण जी। अगर मैं कोई बात गलत कहूं तो ये बोल सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। निसंदेह जिस प्रकार का जंगल राज आज हरियाणा प्रदेश में चल रहा है, और आज मैं आपको दावे से कह सकता हूं, आज जितने भी राजस्व के जिस प्रकार से जितने भी ऑफिस हैं, जितनी भी तहसील है, सब में भ्रष्टाचार व्याप्त है। और आरटीए जितने भी ऑफिसेज हैं उनमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। और सरकार, लेकिन तंवर साहब ये सरकार तो ये भी दावा करती है ना, मलिक साहब बता भी रहे थे, और कई बार हमने सुना है, खनन मंत्री इस बात को खुद कह चुके हैं। काम है तंवर साहब, सरकार के पास, तंवर साहब मेरे सवाल तो सुन लीजिए सर, संसाधन है, तंवर साहब कोई संसाधन काम नहीं मेरा सवाल तो सुन लीजिए आप। सरकार के संरक्षण में सब चल रहा है। मैं वही तो आपसे जानना चाह रहा हूं सर। फिर उसके बावजूद भी अगर ये सरकार ये दावा करती है कि भाई, अगर जैसे आप कह रहे हैं कि हर जगह करप्शन है, हर जगह भ्रष्टाचार है, और अगर ऐसा है तो ये तो बता रहे हैं कि किस तरीके से खनन मंत्रालय जो है जबरदस्त रेवेन्यू हासिल कर रहा है। देखिए, खनन कार्य से आप लोगों की जान पे रेवेन्यू हासिल करें, आप लोगों की जान लें और रेवेन्यू हासिल करें। हर तरह के गैर कानूनी काम इस सरकार में हो रहे हैं। आखिर आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, शराब घोटाला जो हुआ लॉकडाउन में, उसका क्या हुआ? करप्शन करे तभी वो लोग जान ले रहे हैं, तो थोड़ा सा एक तरफ रहिए ना। उसकी रिपोर्ट आई, उसका क्या किया? और रजिस्ट्री घोटाले क्या किया? ठीक है तंवर साहब, जवाब ले लेते हैं। क्या किया? तंवर साहब जवाब ले लें। क्या कोई अधिकारी जेल गया? ठीक है, जवाब ले लें, आप जवाब ले लेते हैं तंवर साहब। देखिए, इतने सारे आरोप लगाए तो जवाब भी बनता है। मलिक साहब 2020-21 में इस प्रदेश के अंदर 4281 मामले दर्ज हुए, और उससे लगभग कोई 11 करोड़ के करीब का पेनल्टीज वगैरह जो उस पर्टिकुलर साल में हुई। लेकिन उस पर्टिकुलर साल में एक और चीज हुई कि रेवेन्यू जो है वो 1000 करोड़ पहली बारी पार करा फ्रॉम माइनिंग। अब मेरा कहना इतना सा है कि जब आप ये बोलते हैं कि जान ली, तो क्या वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है क्या उसकी वजह से जान गई, या किसी के क्रिमिनल एक्ट की वजह से जान गई? इसका आपको फर्क करना पड़ेगा। क्यों कह रहा हूं ये? क्योंकि नेहम भी हमको याद है और मिर्चीपुर भी हमको याद है। ऐसी विषय जो हैं जब जाएंगे तो बहुत सारे आएंगे। और जहां तक बंगारू लक्ष्मण जी की आपने बात करी, उसके बाद एक बारी जब जांच प्रॉपर शुरू होने लगी तो सामने ये भी आया कि किस तरीके से वो एक पूरा प्लॉय था या जो भी था। लेकिन बहरहाल कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो सर माथे पे। लेकिन अब आते हैं मेन बात के ऊपर कि ये जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल कमिटीज बनी या जो दूसरा उस प्रकार से बाकी काम हुए, जो कहना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट जो मिनरल फाउंडेशंस हैं उनके जो फंड्स उसमें ट्रांसफर करे, सरकार की तरफ से भी एक व्यापक अच्छा फंड ट्रांसफर करा गया है। तो वो जो फंड वेलबींग के लिए करा गया है, क्या वो अच्छी तरीके से इस्तेमाल हुआ, वहां से नहीं हुआ, इसकी ये सारी जांच के विषय में सामने आएगा। लेकिन मुख्य बात जो आप बार बार इग्नोर करना चाहते हैं कि क्या ये सवाल ये आता है कि क्या ये वैध या अवैध खनन है, वो एक विषय है, वो जांच से पता वो तो सरकार जांच करेगी ना इस बात की तो। लेकिन वही तो फिर मलिक साहब, फिर तो सवाल वही घूम फिर के आ जाता है ना कि भाई देखिए 15 दिन के भीतर इतना बड़ा हादसा एक और सामने आ जाना। उसी पे जा रहा हूं, मेरी बात तो पूरी। चलिए बोलिए आप। वैध और अवैध खनन का पता जांच से पता लगता है, और उसमें क्रिमिनल निग्लेक्ट का माइनर की तरफ से या जो भी अफसर है उसकी तरफ से क्या क्रिमिनल निग्लेक्ट है वो भी जांच से पता लगेगा। लेकिन ये एकदम सिर्फ बोल देना कि ये क्रिमिनल निग्लेक्ट है, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये पता करने का काम उस कमेटी का होगा जो इस विषय को भी जांच करेगी अलग से। तो मेरे ख्याल से हाँ, हमारे को, आपको, सबको, जो सार्वजनिक लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, हमको ऐसे सवाल उठाने का अधिकार है और हमको उठाने चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमको कम से कम प्रदेश की जनता को यह भी बताना चाहिए कि
इस समय फैक्चुअल पोजीशन क्या है, और फैक्चुअल पोजीशन ये है कि जब तक ये जांच होके नहीं पता लगे कि वो वैध है या अवैध है, तब तक उसको ये बोल देना कि एक ही ब्रश से पेंट करके ये बोल देना जी सब करप्ट है। अरे भाई साहब करप्ट हैं तो ये आपकी भी, जैसे वो बोलते हैं ना चोरी करना तो एक गुना, लेकिन चोरी के सामान को लेना भी गुना है, वैसे करप्शन छुपाना भी गुना है। तो अगर आपके पास तथ्य हैं, सबूत हैं, आप बोल रहे हैं कि हमारे लोग मिले हुए हैं, तो आप उनके खिलाफ केस क्यों नहीं डाल रहे हैं? टेंजिबल एविडेंस है तो आप केस डालिए, रुकिए मत। बिल्कुल। राज सिंह जी, देखिए शर्मा जी, जिस प्रकार से प्रवचन हमारे मित्र के चल रहे हैं, इसमें बड़ा साफ है कि ये बिल्कुल किसी प्रकार की जिम्मेदारी से, देखिए प्रवचन इसको आप प्रवचन इसको कह सकते हैं राज सिंह जी, वो आपका अधिकार है, आपका हक है, आप कुछ भी कहिए, लेकिन सवाल तो ये भी है, देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि भाई बिना जांच किए आप उसको वैध अवैध कैसे कह सकते हैं? जांच में तो पता चलेगा कि वो वैध था या अवैध था जो खनन हो रहा था। बिना जांच के आप ये कैसे कह देंगे कि अवैध था? यही तो कह रहे हैं मलिक साहब। वैधता के आपके पास प्रूफ है तो दीजिए ना, फाइल करिए क्रिमिनल केस। शर्मा जी, पिछले 7 साल से सरकार इनकी है, 1 महीने में दूसरा हादसा हो चुका है, क्या जांच कौन करेगा? ये बड़ा प्रश्न है मलिक साहब, जांच कौन करेगा? डिपेंडेंट कमेटीज बनी है, खनन में 8 मेंबरी कमेटी बनी है, आपसे बढ़ के नहीं हो रहा है, कहां पर आपने ज्योग्राफिकल तरीके से परमिशन दी है और कहां से अवैध खनन हो रहा है, ये वहां की पोजीशन पर जाकर, स्थिति पर जाकर बिल्कुल क्या हो जाता है कि खनन अवैध है, अवैध है। और बिल्कुल हमारा आरोप है, इससे पहले भी पत्रों के साथ हमारे नेताओं ने सदन में बात रखी है कि यहाँ पर परमिशन है, यहाँ पर सहमति है सरकार की, लेकिन खनन यहाँ पर हो रहा है और आ जा रहा है। क्यों रुके हुए हैं सदन के लिए? शर्मा जी, ये केवल बातों को घुमा जानते हैं, लेकिन बड़ी बात है कि हत्या का मामला है, 1 जनवरी को जो हादसा हुआ, क्या इन्होंने हत्या का मामला खनन विभाग के किसी अधिकारी, बोलता हूँ आज के दिन में अगर प्रशासन के किसी व्यक्ति एमएलए रख के ये केस फाइल करने के लायक नहीं है, तो इनका विपक्ष के रूप में वसूली कैसे हो, अवैध लूट कैसे हो, और जो आरोप लगा रहे हैं इन लोगों के प्रवक्ता के ऊपर, देखिए आज भी उस पूरे प्रकरण में जो सजायाफ्त लोग हैं वो आज इनकी सरकार के मजबूत हिस्सेदार है, रणनीतिकार है। तो संजय राणा जी, उनके फादर साहब जो है आज पूरे के पूरी सरकार को चला रहे हैं। क्या बातें करते हैं मलिक साहब, कौन सी पारदर्शिता की बात करते हैं आप? आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन मलिक साहब जो है, ठीक है राज सिंह जी, 49 राज सिंह जी, मैं आप ही को एक सवाल पूछ लेता हूँ, ठीक है जवाब देने को ये तैयार नहीं। राज सिंह जी, मैं मलिक साहब से एक सवाल कर लेता हूँ। ऐसे तथ्य हैं, ठीक है तो मलिक साहब, आज तक दबा के क्यों बैठे हैं? और अगर 30 एमएलए के साथ कांग्रेस के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी करप्शन के प्रूफ होते हुए पुलिस केस फाइल करे, कोर्ट केस फाइल करे, कोर्ट का संरक्षण लेकर एफआईआर नहीं दर्ज करा सकते। नहीं मलिक साहब देखिए, मलिक साहब एक सवाल है आपसे। अरे इनके पास अधिकार ही नहीं है पक्ष में बैठने का। राज सिंह जी, मैं आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ। राज सिंह जी, मैं आप ही के सवाल को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं एक अहम सवाल पूछने वाला हूँ। राज सिंह जी, मैं एक अहम सवाल पूछने वाला हूँ। मैं आप ही के सवाल को आगे बढ़ा रहा हूँ सर, अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं आप ही के सवाल को आगे बढ़ा रहा हूँ। राज सिंह जी, तंवर साहब जी, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे जो मैं सवाल करने जा रहा हूं मलिक साहब से। मलिक साहब देखिए, आप बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भाई अगर आपके पास तथ्य हैं, आपके पास कोई सबूत है तो आपको पूरा अधिकार है, आप उसको सौंपिए। जांच एजेंसियां हैं, उसकी जांच होगी, सरकार उस पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन आपको याद होगा कि एचपीएससी के मामले को लेकर विधानसभा के अंदर एक कथित चैट पढ़ी गई थी। अब उसमें कितनी सच्चाई हम नहीं जानते, लेकिन चैट पढ़ी गई थी, आप भी जानते हैं। भूपेश सिंह हुड्डा ने उस चैट को पढ़ा था। आपने तब भी कहा कि भाई इसकी सच्चाई ये है, सच्चाई का हमें बताइए कि कितनी सच्चाई है इसमें। भूपेश सिंह हुड्डा ने कहा कि सच है या झूठ हमें नहीं पता, लेकिन ये हमारे सामने आया है, जांच का ये विषय है। जांच कौन करेगा? जांच आप करेंगे क्योंकि सरकार में आप हैं। तो सर, क्या उसकी जांच हो रही है? क्या सरकार ने उसकी जांच करी? भाई जांच करने का काम तो आप ही का है ना सर, सरकार जांच करेगी, जांच एजेंसी जांच करेंगी, विपक्ष तो जांच करेगा नहीं जी। सर देखिए, 2 चीजें हैं। पहली चीज तो जो विषय आपने उठाया, बहुत अच्छा करा आपने उठाया। सदन के अंदर भी मुख्यमंत्री जी ने खुला जवाब और खुली चुनौती दी थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाट गए थे।
ये एक ऑन रिकॉर्ड की बात है, पूरे हरियाणा ने देखा। नंबर 1। नंबर 2, पूरे मेरा कहना, मैंने 1 मिनट राजसिंह जी अब सुनिए, आप भी सुनिए। मेरा आज भी कहना ये है कि अगर मुख्य विपक्षी दल के पास 30 एमएलए हैं और उन 30 एमएलए के पास कोई भी प्रूफ है, तो क्या उनको ये नहीं पता कि अगर पुलिस उसके ऊपर एफआईआर नहीं करती उन तथ्यों के ऊपर, तो ये कोर्ट के संरक्षण में जाके एफआईआर दर्ज करवा के उसके ऊपर कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए केस कर सकते हैं। इनके पास बहुत अच्छे अच्छे वकील हैं, रणदीप सुरजेवाला भी एक वकील है। तो अगर इनके पास तथ्य हैं ऐसे, तो ये क्यों अभी तक बिल में छुप के बैठे हैं? और अगर ये बिल में छुप के बैठे हैं तो इनका मुख्य विपक्षी दल होने का कोई औचित्य ही नहीं है। दे हैव फेल्ड, दे फेल्ड एज अ गवर्नेंस, और जो लूटने वाले लोग हैं वो जेल में भी जाएंगे। अरे राज सिंह जी, अगर आपके पास 30 एमएलए होके आप ये हिम्मत नहीं रखते कि आपके पास तथ्य होते हुए आप केस ना दर्ज करवा पाए, तो आप विपक्ष में बैठने लायक नहीं है। आपको विपक्ष से त्यागपत्र दे देना चाहिए। याद रखना इस बात को। हमारे पास वकील भी है, हमारे पास सबूत भी है, और समय मैं आज भी आपको चुनौती देता हूँ, अगर आपके पास जितने आरोप आज आपने लगाए हैं उसमें से किसी एक तथ्य है तो आप फाइल करिए केस, और अगर पुलिस ना फाइल करे केस जिन्होंने हरियाणा का संरक्षण लीजिए। मैं रास्ता बता रहा हूँ आपको, लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास हिम्मत नहीं है। प्रदेश की जनता आपसे सवाल करती है कि आप सत्ता में क्यों बैठे हो, आप निर्णय क्यों लेते हो? अरे जब आपके पास कोई क्षमता नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई ठीक है तंवर साहब, तो आप सत्ता छोड़िए। तंवर साहब देखिए, चुनौती दे रहे हैं मलिक साहब, बार बार चुनौती दे रहे हैं और आप भी बार बार आरोप लगा रहे हैं। कई बार इस बात को आप कह चुके हैं। इसी दौरान में देख रहा हूं कि कई बार आपने जिक्र किया है कि भाई कोरोना काल को किस तरीके से इस सरकार ने अवसर बनाया। आपने कहा कि धान घोटाला हुआ, आपने कहा कि रजिस्ट्री घोटाला हुआ, आपने कहा कि शराब घोटाला हुआ। तो सवाल तो यह भी है कि सर अगर आपके पास भी तथ्य हैं, सबूत हैं, जो बार बार मलिक साहब कह भी रहे हैं, तो भाई अधिकार आपके पास भी है, आप भी जाइए, अदालत है आपके पास, और भी रास्ते हैं आपके पास, कर सकते हैं आप। अगर पुलिस फाइल ना करे तो अदालत में करवाइए। देखिए आपकी और मलिक साहब की बातों का जिस प्रकार की आप बात कर रहे हैं वो आप अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, लेकिन क्या इस सरकार ने शराब घोटाले में एससीटी नहीं बनाई जिसको के कोई सारी तथ्यों की जांच करना और सबूत इकट्ठे करना, अगर कोई अपराध होता है तो वो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। एक सामान्य व्यक्ति या एक सामान्य राजनीतिक दल इस प्रकार के एविडेंस नहीं इकट्ठे कर सकता। ये आप भी जानते हैं, मलिक साहब भी जानते हैं। जिस प्रकार से इस प्रदेश में लॉकडाउन में शराब घोटाला करके जिस प्रकार से प्रदेश जो प्रदेश के अर्थव्यवस्था थी उसको नुकसान पहुंचाया गया, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब जानते हैं। इसका इस बात से कोई मतलब नहीं है एक सामान्य आदमी जाएगा वो 156(3) लगाएगा या हाईकोर्ट में जाएगा। बात ये नहीं, फिर सरकार क्या है? अगर सामान्य व्यक्ति को ही हाईकोर्ट या कोर्ट में जाना है फिर सरकार क्या है? इसके अलावा जिस प्रकार से बंगारू लक्ष्मण जी का जिस प्रकार से मैंने उदाहरण दिया और उस बात को हशप करके, हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट से भी सजा हुई थी उनको और वो सजा के दौरान ही उनकी मौत होगी, वो एक अलग बात है। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से कहना यह चाहता हूं, जब एक पंजीकृत तड़ीपार इस देश का गृह मंत्री हो फिर किसी भी प्रकार के न्याय की अपेक्षा रखना बेमानी है। और जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं, वैसे तो पूरे देश में ही दिक्कत है, जिस प्रकार से रबी की फसल की बुआई के दौरान डीएपी नहीं मिला और आज यूरिया नहीं मिल रहा है, निसंदेह भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में उस वक्त भी कालाबाजारी हुई और आज भी कालाबाजारी है। इनके पास कोई जवाब नहीं है। कहने को तो सारी लंबी लंबी हाकेंगे, कहां चला गया भाई? अगर आपके पास एस्टिमेट नहीं था आपको लगाना चाहिए था। क्यों इस तरह की दिक्कत आ रही है? निसंदेह ये जमाखोरों की सरकार है और जमाखोरी और जमाखोरों को संरक्षण देना अतीत में भी सिद्ध हो चुका है। ये वही लोग हाँ ठीक है मलिक साहब, मैं आ रहा हूं। तो मत बोलो आ गई घंटा पी गई तेल, भाजपा का देखो खेल, ये वही लोग हैं। इनकी मानसिकता कभी बदल नहीं सकती और ये आज भी उसी मानसिकता पे चल रहे हैं। ठीक है, देखिए मलिक साहब, बात तो ये भी सच है, अगर इसका दूसरा पहलू आप देखें तो बात तो ये भी सच है कि भाई अगर कोई नेता ही किसी मामले की जांच करेगा तो फिर सरकार किस लिए है, जांच एजेंसियां किस लिए हैं, प्रशासन किस लिए है? सवाल तो ये भी है। मेरे को एक ऐसी एसआईटी दिखाइए जहां जो नेता कोई हेड कर रहा हो। कोई नेता नहीं हेड कर रहा, अधिकारी हेड कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2,
जहां तक ये बात कर रहे हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि जब पैटर्न चेंज होता है और सरसों के जिस तरीके से भाव बढ़े और उसके उपरांत जैसे डिमांड का वेरिएशन हुई, तो वो एक सामने आ गया था उस विषय का, जो इसको ये बार बार उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बार बार नहीं, मजेदार बात ये होती है कि जो कोई बार बार नहीं सत्ता बाजारी मुंबई से भाग के आया हो, उस दल के लोग ये मतलब व्याख्यान दे रहे हों और गृह मंत्री के ऊपर और वो मतलब तड़ीपार और एक ऐसा व्यक्ति जो गुंडों से डर के भागा हो, गुंडागर्दी करता हो और वो आए और प्रवचन दे, वो अच्छा नहीं लगता। अब बात आ जाती है फाइनल बात में, इनका जवाब दें। आप बताएं, थोड़ा सा तंवर साहब को ये याद रखना चाहिए, 2013-14 में INLD ने, तंवर साहब सुनिए ना, जवाब देने का आपको आप दीजिएगा। 2013-14 के अंदर जब आपने माननीय राज्यपाल को एक ज्ञापन दिया था कांग्रेस के CLU कांड, अरे सुनिए ना, आपकी बात कर रहा हूं, सुनो। जब CLU कांड का आपने एक पोथा दिया था माननीय राज्यपाल को, उस समय तो आपने सारे के सारे सबूत इकट्ठे करे। या तो ये बोलिए कि उस समय परिस्थिति अलग थी, समझदार लोग आपके साथ थे और आप कर गए। आज ऐसे लोग नहीं है आपके पास जो इतने कॉम्पिटेंट हो कि वो काम कर सके। या तो ये मान लीजिए, और ये या मान लीजिए कि आप दोनों जो है सिर्फ बोलने के लिए शेर हैं, करने के लिए कुछ नहीं है। अगर सत्य है आपकी बातों में तो आप कृपया करके, अगर ये इस प्रदेश की पुलिस नहीं लेती केस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर, तो आप 156(3) का सहारा लेके उन लोगों के ऊपर केस क्यों नहीं डलवाते? इसलिए नहीं डलवाते क्योंकि सिर्फ आरोप लगाना आपका काम है, तथ्य और सत्य कोई आपके पास नहीं है। अगर है तो आपको सार्वजनिक करें। ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है। राज सिंह जी जल्दी से 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से आखिरी कमेंट। देखिए शर्मा जी, हम उम्मीद करेंगे कि सबसे पहले सरकार अपनी जिम्मेवारी समझे, जिनकी दर्दनाक हादसे में मृत्यु हुई उनको उचित मुआवजा दिया जाए और जवाबदेही से ना भागे सरकार। मलिक साहब की बातों, मलिक साहब 10 सेकंड आपके पास, सरकार जांच करेगी इस मामले की। और हम चाहते हैं कि खिलाफ कोई भी अपराध और चोरों को पकड़ा जाए। प्रदेश के अंदर कोई भी अपराध जांच नहीं जाएगा, उसकी जांच होगी। जिसके भी गलती पाई जाएगी उसको सजा भी होगी, न्यायिक प्रक्रिया भी फॉलो होगी। और जहां तक तंवर साहब 10 सेकंड जल्दी से आखिरी कमेंट आपका पड़ेगा कि कहां गलती है। ठीक है तंवर साहब जल्दी से। सरकार अपराधियों को संरक्षण देना बंद करे। 15 दिन में जिस प्रकार से 2 हादसे हुए हैं, इन हादसों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। और अतीत के विषयों को उठा के आप अपनी कमीज को सफेद नहीं कर सकते, यही मुझे कहना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इतने बड़े हादसे का आखिर जिम्मेदार कौन है और क्या सरकार इस पूरे मामले की भी जांच करवाएगी जिस तरीके से डाडम हादसे की जांच करवाई जा रही है। इंतजार करिए। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।